वीक टू पीक के एक और एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। और आज ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं गियर फोर्थ के बारे में। मैं सब बताऊं, जब से मैंने वन पीस स्टार्ट किया था एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं मिस कर रहा था। मुझे कुछ ऐसा देखना था जो कि लूफी को एकदम अलग ही दिखा दे, जैसा कि हम यूज्ड टू है टोटल शोरेन कल्चर से। और ऐसा हुआ भी, बट एक बहुत ही अलग तरीके से। मैं सच बताऊं तो मेरे चुतियापे की वजह से एस का डेथ और फेनोमेनल बाउंड मैन, इन दोनों से मैं स्पॉइल हो गया था। हुआ कैसे था कि एक वेबसाइट है एनिमे फिलर लिस्ट, वहां पे मैं फिलर्स देखने के लिए ज्यादा था कि वन पीस के कौन से फिलर्स है, और वहीं पर मैंने देखा कि गियर फोर्थ भी है जिसका नाम है फेनोमेनल बाउंडमैन। और उसी दिन से मैं ये जादू देखने के लिए बिल्कुल ही एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि पिछले के दोनों गियर्स देख के ये चीज तो पता चल गई थी कि पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि फिर से मैं इमेजिन नहीं कर सकता। और वैसा ही कुछ हुआ। तुम खुद सोचो, गियर फोर्थ लूफी का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है जो कि उसको एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बनाता है उसके किसी भी एनिमी के लिए। तुम खुद सोचो, तुम्हारी किसी से लड़ाई बच जाए और वो लड़का सिर्फ 19 साल का और दिखने में बिल्कुल पतला सा हो, लेकिन जब तुम उससे फाइट करने जाओ वो एकदम से हल्क जैसा बल्कि बाउंस करता हुआ आदमी बन जाए, उधर ही तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी और तुम बोलोगे कि भाई मैं इससे फाइट नहीं करने वाला। लेकिन ये चीज तो तब होगी है जब तुम किसी नॉर्मल पायरेट से फाइट कर रहे हो, जैसे कि होर्डी, आरलोंग या कोई सा भी ईस्ट ब्लू का पायरेट ले लो। लेकिन जब लूफी ने ये चीज एक्टिवेट की थी, उसकी फाइट किसी नॉर्मल आदमी से नहीं हो रही थी। एक बहुत ही पागल इंसान था जिसका नाम था डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो, और ये बंदा बाउंड मैन को देखकर हंस रहा था। लेकिन इस फाइट पर आने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। गियर सेकंड लूफी का ब्लड पंप इंक्रीज करके उसको स्पीड और अटैकिंग पावर देता है। गियर थर्ड उसके बोन्स को फुलाकर एक बड़ा और भारी वेट देता है। बेसिकली उसके एयर कंप्रेस होते हैं, इसलिए उसका अटैकिंग पावर बढ़ जाता है। वीकनेस की बात करें तो गियर सेकंड के बाद लूफी की बॉडी थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। बेसिकली वो ठंडा पड़ जाता है। और गियर थर्ड को यूज करने के बाद उसकी बॉडी एक बच्चे के जैसे हो जाती थी, वो भी अंटिल द टाइम्स के। लेकिन अगर गियर फोर्थ की बात करें तो वो उससे एक स्टेप ऊपर जाता है। काइंड ऑफ दिखने में ऐसा लगेगा कि ये गियर सेकंड और गियर थर्ड का कंबाइंड फॉर्म है, जिसमें लूफी आर्मामेंट हाकी को भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता है, जिससे वो अपने बॉडी को और भी ज्यादा हार्ड और एनिमी के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसमें फर्क बस एक चीज का है कि इस बार लूफी अपने मसल्स में हवा भरता है, ना कि अपने बोन्स में। इस बार वो अपने मसल्स को पंप कर रहा होता है, ना कि अपने ऑर्गन्स को। देखो गियर फोर्थ बाउंड मैन का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है। आई मीन जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं, क्योंकि ओडा सेंसेई ने हमें ये बात ऑलरेडी बता रखी है कि हाकी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। देखो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमें दिखाई जा रही है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि एनिमेशन के थ्रू हमें बताया जाने की कोशिश की जाती है कि हाँ यहाँ पर हाकी यूज हो रही है। और अगर मैं गियर फोर्थ बाउंड मैन की बात करूं तो मुझे ये बहुत ही औसम लगा। मुझे याद है जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे ऑलरेडी पता चल चुका था कि गियर फोर्थ आने वाला है। मेरा भाई भी मेरे साथ देखा करता था और मैं उसको हर समय बस ऐसे ही बोलता था गियर फोर्थ, तो वो आके देखने लगता था कि सच में तो नहीं आ गया। तो मेरे लिए वो लॉकडाउन का टाइम बहुत ही एक्साइटिंग था। मतलब मैंने जब पहली बार ये फॉर्म देखा तो मैं बोला भाई ये क्या है, ये कैसे है, ये कौन सा गियर है, और ये तो बहुत मारेगा। लेकिन जस्ट कुछ सेकंड के बाद ही लूफी का गियर फोर्थ भी बहुत ज्यादा फनी था और वो देख के उतना सीरियस लग नहीं रहा था। और मैं भी बहुत टाइम से फाइट्स वगैरह एंजॉय नहीं कर रहा था। एंडिंग तक तो आते आते नारुतो भी बहुत बोरिंग हो गया था और उतना ज्यादा किसी एनिमे में मजा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ और सेकंड्स के बाद जब लूफी ने डोफ्लामिंगो को पंच किया, वो बंदा जिसको पीछे ढकेलना तक इम्पॉसिबल होता था, वो बंदा पीका वाले जो बड़े सा वो ऊपर कैसल बना हुआ था वहां से उड़ते हुए जाके सीधे ड्रेसरोजा की जमीन पे धस गया था। उस समय पता चल गया था कि भाई ये फाइट गजब की होने वाली है। देखो डोफ्लामिंगो को डिफीट करने के लिए लूफी को पता था कि इस बार उसको कुछ अलग करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी लूफी के इतने तिकड़म लगाने के बाद भी डोफ्लामिंगो गियर 4 के इक्वल था बे। और यही चीज मुझे ओडा सेंसेई की बहुत पसंद आती है कि वो भले ही लूफी को एक पावर अप देते हैं, लेकिन ये चीज जरूर इंश्योर करते हैं कि फाइट बोरिंग और एक तरफा बिल्कुल भी ना हो। लेकिन भाई रही बात गियर 5 वर्सेस काइडो की, तो यहाँ पर हिसाब बिल्कुल उल्टा है। और वैसे वो लूफी नहीं था, वो तो नीका था। अगर हम बात करें बाउंड मैन की एबिलिटीज की, तो अपने मसल्स को वो फुलाता है, लेकिन उन्हें हाकी की हेल्प से कंप्रेस भी करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बिल्डअप रहती है। एटलीस्ट लूफी खुद को ऐसे ही इमेजिन करता है, अगर हम मान लें कि उसकी इमेजिनेशन की पावर सच है तो। और इसी कंप्रेस्ड स्ट्रेंथ का यूज करके लूफी इस फॉर्म में ऊंची ऊंची जंप मार सकता है और इस फॉर्म में वो खुद को प्रोपेल करते हुए उड़ भी सकता है। उसके उड़ने का कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में नहीं आता है, बट मोटा मोटा यही मान लो कि वो भी सांजी की तरह से ही बहुत जोर से एयर को किक करता है। पावर की अगर बात करें तो इस फॉर्म में वो डोफ्लामिंगो के इक्वल था। हमने गियर सेकंड में जो लूफी देखा था एपिसोड नंबर 272 में, उसके बाद उसने 2 साल तक अपने हाकी को बहुत ज्यादा मास्टर किया, क्योंकि गियर फोर्थ वो बिना हाकी के यूज नहीं
कर सकता। इतना सारा हवा भरने के बाद अगर उसको वो कंप्रेस नहीं करेगा तो उसकी मसल स्ट्रेंथ किसी भी काम की नहीं होगी, वो पूरी की पूरी हवा ऐसे ही निकल जाएगी। तो इस आगे का यूज करके वो कंप्रेस एनर्जी तो जनरेट करता ही है, इसके साथ ही हवा को बाहर निकलने से भी रोकता है। लेकिन लूफी उसको इतनी बुरी तरह से यूज करता है गियर 4 के लिए, मतलब तुम इमेजिन कर लो कि वो हाकी उसकी बॉडी से लड़ के एकदम लाल हो जाती है, जिससे उसके बॉडी को एक बहुत ही भयंकर और यूनिक हार्डनिंग मिलती है। एक ऐसी हार्ड बॉडी जिसको अगर तुम किक करोगे तो वो उल्टा बाउंस करेगी। लेकिन फिर भी ये चीज पूरी तरह से हाकी से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, क्योंकि उसके बॉडी पे अजीब सा डेविल फ्रूट जैसा डिजाइन भी बन जाता है, जो कि एक तरह से ओडा सेंसेई में बताने की कोशिश कर रहे थे कि लूफी ने कोई नॉर्मल सा डेविल फ्रूट नहीं खाया है, वो थोड़ा सा कुछ तो अलग ही है, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा इम्पैक्ट भी डालता है लूफी के ट्रांसफॉर्मेशंस में, एटलीस्ट लुक वाइज, क्योंकि उसके हाकी का कलर कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाता है। कुछ लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि गियर 4 बाउंस मैन है या फिर बाउंड मैन है, जैसे कि मैं बाउंड मैन बोलता हूँ। तो भाई वो बाउंस मैन है, लेकिन क्योंकि जापानीज में बाउंड मैन बोलते हैं तो इसीलिए मैं भी उसको बाउंड मैन बुलाता हूँ, और अच्छा भी लगता है। इस गियर से रिलेटेड मैंने रेड पे कुछ पावर लेवल्स भी देखे थे, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बेसिकली हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे, जैसे कि डोफ्लामिंगो, क्रोकोडाइल, गेक्को मोरिया, ट्रफल्गर लॉ और जोरो से। लेकिन इस पर आने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। गियर 4 अलग काम करता है अलग अलग ओपोनेंट्स पे। पहले हम लॉ से शुरुआत करते हैं। देखो, लॉ ने अगर अपना रूम एक्टिवेट कर लिया तो वो लूफी को तुरंत डिफीट कर देगा, बट अगर थोड़े से भी सेकंड्स मिल गए लूफी को तो विद इन 10 सेकंड्स वो उसको इतने पंचेस मार देगा कि लॉ के लिए वापस खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। बात करें हम गेक्को मोरिया की, तो ओर्स की वजह से गेक्को मोरिया को डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं पर हमें नाइटमेयर लूफी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था, जो कि बहुत ही गजब का एपिसोड है। और अगर हम उसको बाउंड मैन से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बाउंड मैन उससे थोड़ा सुपीरियर है, थोड़ा नहीं काफी सुपीरियर है, और काफी ज्यादा खुद में अटैकिंग पावर रखता है। डोफ्लामिंगो को लूफी 15 से 20 मिनट की फाइट में हरा देगा। और क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल से कुछ समय तक फाइट कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम पावर को देखें प्रॉपरली तो क्रोकोडाइल एक मारेगा, लूफी सह लेगा। लेकिन अगर लूफी ने एक मारा क्रोकोडाइल को तो वो खून फेंक देगा मुंह से। और अब बात रही जोरो की, तो अगर मैं करंट जोरो वर्सेस बाउंड मैन को कंपेयर करूं तो ये हिसाब 50-50 है। देखो भाई, बात ऐसी है कि जोरो एक प्योर स्वॉर्ड्समैन है, उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं कि उसको ऑब्जर्वेशन हाकी की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इन दी एंड गियर 4 बाउंड मैन में कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं, इसका यूज करके जोरो और लॉ से बहुत ही आराम से हरा सकते हैं। और इन्हीं कुछ कमियों में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड की कमी। देखो, लूफी का बहुत ही ज्यादा अटैकिंग पावर बढ़ जाता है, बट उसको स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कई बार उसके पंचेस इतने स्लो होते हैं कि ज्यादा फास्ट एनिमीज आके उसे बहुत ही आराम से डिफीट कर सकते हैं। आगे चल के लूफी को पता चला कि उसकी औकात कहीं पर भी नहीं है जब वो योंको से फाइट करने जाएगा, और काटाकुरी ने उसको अपनी औकात याद दिला दी थी। वो तो एक योंको भी नहीं था, सिर्फ एक कमांडर था, और उसने लूफी को जो पेला कि अगर लूफी ने अपना सांप नहीं लाया होता तो उसका सांप कभी नहीं उठता। और हाँ, यहीं से हम बात करने वाले हैं गियर 4 स्नेक मैन। भाई यार, क्या नाम है इसका, स्नेक मैन, इतना भारी नाम है। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन भी है लूफी का। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि टोई एनिमेशन ने इसको कुछ अलग ही ट्रीटमेंट दी है, क्योंकि जैसे वो स्नेक मैन में ट्रांसफॉर्म होता है पूरे स्क्रीन पे से छपते हुए आता है गियर 4। और ये म्यूजिक तब से बैकग्राउंड में बज भी रहा है, तुम लोग इसको सुन पा रहे होगे। इस पर मैं क्या ही बात करूं यार। लेकिन देखो, धीरे धीरे वीक से पीक की तरफ तो आ ही रहे हैं। फाइनल पीक तो नहीं, लेकिन गियर 4 का पीक तो जरूर है। इसको मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर तुम्हें एक लाइन खींचनी है और तुम्हारा स्केल छोटा पड़ जाता है तो तुम क्या करते हो, उसी स्केल को दोबारा यूज कर लेते हो। और इसी तरह से स्नेक मैन भी काम करता है। तो गियर 4 बाउंड मैन की कुछ कमियां थी जिनको स्नेक मैन अच्छे से पूरा करता है, लेकिन अपने साथ ये भी कुछ कमियां लेकर ही आता है। लेकिन ये चीजें साइड में करो। सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ओडा सेंसेई कैसे हमें ये सारी चीजें देते हैं। क्या वो लिखते लिखते इन चीजों को डेवलप कर रहे हैं, या फिर उन्होंने पहले से ये चीजें सोच कर रखी थी? क्योंकि जितना मैं इन चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ उतना ये चीजें मेरे समझ के परे होती जाती हैं। मैं सिंपल सा सवाल तुमसे पूछता हूँ। तुम सभी को पता था कि एक टाइम पर इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आएंगे जिनकी हाकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और उस टाइम पर लूफी उनसे मैचअप नहीं कर पाएगा। इसमें ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन हाकी भी आती है। तो इसको क्या ओडा सेंसेई ने पहले से ही सोच कर रखा था कि एक ऐसा मूव देंगे जो कि इतना फास्ट होगा कि इवन फ्यूचर में देखना भी इंसान के लिए कम पड़ जाएगा? या फिर अगर गियर 5 हमेशा से ही प्लान था तो क्या गियर 4 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि इतना अलग दिखता है कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्या ये उसी को टीज करने के लिए था? या फिर उन्होंने इसे बस ऐसे ही बना दिया काटाकुरी से फाइट करने के? खैर, ये चीजें तो स्पेकुलेशन है, बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। स्नेक मैन लूफी के गियर 4 का पीक है, जो कि लूफी ने एक योंको कमांडर से फाइट करने के लिए एक्टिवेट किया था। लूफी वर्सेस काटाकुरी वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट फाइट्स है पूरे के पूरे सीरीज में। क्रेजी फाइटिंग पैनल्स थे इसमें, अनप्रेडिक्टेबल वाली चीजें हो रही थी, और मैं तो इस सोच में पड़ गया था कि भाई लूफी इसको हराएगा कैसे, क्योंकि हाकी सेकंडों में नहीं डेवलप होती है। स्नेक मैन लूफी का उस टाइम पर हाईएस्ट फॉर्म था, क्योंकि उस टाइम तक इसका किसी ने भी मजाक नहीं बनाया
था। भगवान लग रहा था भाई उस समय काटाकुरी मुझे। मैं तो ये सोच रहा था कि हाकी ऐसे भी यूज होती है क्या। बाउंडमैन को भयंकर पेल रहा था काटाकुरी। ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मामेंट हाकी प्लस डेविल फ्रूट एबिलिटीज का एकदम भयंकर वाला यूज हमें यहाँ पर दिखाया गया था। इस पॉइंट पे हर वन पीस फैन के लिए काटाकुरी एक वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन चुका था। इसलिए नहीं क्योंकि वो कायदे से फाइट कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने किसी भी पॉइंट पे लूफी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया बाकी के ओपोनेंट्स की तरह। वो चाहता था कि वो लूफी को जल्दी जल्दी खत्म कर दे, वरना ये फाइट अगर ड्रैग हुई तो लूफी उसको पक्का पेल लेगा। ऑब्वियसली जो बंदा फ्यूचरिस्टिक विजन रखता है वन पीस एनिमे में, वो किसी भी कैरेक्टर को ऐसे ही मजे मजे में फाइट करने के लिए तो नहीं बोलेगा। किड वर्सेस शैंक्स तो हमने वैसे भी देख ही लिया एनिमे में। और जो भाई एनिमे फैंस हो, सब्र रख लो, बहुत ही ज्यादा माल मिलने वाला तुम लोग को आने वाले टाइम में। स्नेक मैन फॉर्म में लूफी बहुत स्ट्रांग है। मतलब जब पहली बार उसने ये एक्टिवेट किया था, मैं चुप हो गया था। मैं बस चुपचाप देख रहा था कि ये बंदा करने क्या वाला है। और फिर जैसे ही लूफी ने बोला स्नेक मैन, मैं भाई इतने जोर से चिल्लाया कि लोग बोल रहे कि भाई रात के 12 बजे ये तू कर क्या रहा है। और ऊपर से कुछ सेकंडों बाद मुझे सुनने को मिला जेट कलवरीन, वन ऑफ माय फेवरेट मूव्स। और इसका नाम भी ऐसा, इसका काम भी ऐसा है कि भाई सोचे नहीं खत्म होता है यार। तुम इधर से मार रहे हो, इधर से आके लग रहा है। इवन मैंने अपने बर्थडे केक पे भी जेट कलवरीन लिखाया था। इस पॉइंट पे मुझे पहली बार ऐसा लगा था बस यही वो पीक था जो कि मुझे चाहिए था। इस पॉइंट पे मैंने बाकी सारे एनिमे क्रिएटर्स को याद किया एक तरफ और ओडा सेंसे एक तरफ। मैंने इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो में तुम लोगों से ये चीज बोल दी थी कि फाइट्स में जो बंदा खुद को इंप्रूव करने का दम रखता है वही अंत में विनर होता है। काटाकुरी बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसकी ऑब्जर्वेशन आगे लूफी से कई गुना ज्यादा आगे थी। उसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट था जो कि अवेकेंड था। वो एक योंको कमांडर था और उसकी बाउंटी भी लूफी से दुगनी थी। लेकिन लूफी था अपना मेन कैरेक्टर, प्लॉट आर्मर बोलते भाई लोग। लेकिन फिर भी काटाकुरी के साथ सारा का सारा हिसाब सही था। उसे डिफीट करना इम्पॉसिबल था जितनी भी एबिलिटीज थी लूफी के पास। लूफी ने खुद को इम्प्रूव तो किया, लेकिन वो एक अलग डायरेक्शन से इम्प्रूव किया, जहाँ पर उसकी स्पीड ही इतनी तेज थी कि काटाकुरी भले ही फ्यूचर में देख ले, वो कभी इतना तेज था ही नहीं कि वो उस फ्यूचर को अवॉइड कर पाए। अगर तुम्हें लगता है कि काटाकुरी बहुत आगे तक फ्यूचर में देखता है, तो मैं तुम्हें बस सीधे सीधे बता देता हूँ, जेट कलवरीन इतना तेज है कि अगर वो इस पॉइंट पे बोला तो इस पॉइंट पे तुरंत लग जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ वो बोला, ये लग गया तुम्हें, इतना तेज था वो। पॉइंट ब्लैंक सेकंड्स में वो काम करता है। और काटाकुरी ने उसको देखा और उसको अवॉइड नहीं कर पाया। मतलब कुल मिला के काटाकुरी 0.5 सेकंड या 1 सेकंड तक मैक्सिमम देख सकता है, एटलीस्ट उस पॉइंट तक जब तक वो चल रहा था। इसलिए यहाँ पर लूफी का फ्यूचर साइड डेवलप होना बिल्कुल ही एब्सर्ड होता है। उसको कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि काटाकुरी को भले ही आगे देख ले डिफीट नहीं कर पाता। उसे जरूरत थी स्पीड की, जो कि उसने स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज करके लेके आई। देखो तुम्हें तो पता ही है कि वन पीस एक लंबा एनिमे है और कोई भी पावर अप दे दो, एक टाइम पर लोग उसको प्रेडिक्ट करने लगते हैं और चीजें बोरिंग हो जाती हैं। लेकिन ओडा सेंसे जो पावर अप देते हैं वो सच में प्रेडिक्ट करते नहीं बनती। वो ऐसी रहती है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है और जब देखते हैं ना चिल्स आ जाती है बॉडी में। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते हैं। मैंने तुम लोग को बताया कि गियर 4 लूफी का पीक था और CP0 वाले बंदे के बीच में आने की वजह से लूफी वहां पर डिफीट हुआ। लेकिन एक पॉइंट को मान लेते हैं कि वो CP0 वाला बंदा बीच में नहीं आता तो क्या लूफी काइडो को डिफीट कर देता? अगर किसी को भी लग रहा है हाँ, तो भाई तुम अपना सर दीवार में दे दो, क्योंकि लूफी के साथ वही हालत होता जो कि उसके साथ अल्टीमेटली हुआ। यार काइडो ने सब कुछ इमेजिन कर लिया था कि मैं ही इस बंदे को मारूंगा, और वो भी दारू पीते पीते। और ये सारी चीजें हम वन पीस फैंस इमेजिन भी कर चुके थे। लग रहा था कोई और अजीब सा फॉर्म आएगा जो कि काइडो को डिफीट करेगा। लेकिन फिर ओडा सेंसे ने बोला हेलो बोजो, अभी एक नया मॉडल देता हूँ, लो ये गियर 5 मॉडल नीका। इसकी पावर से इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है। अब करो बहन चोदी मैजिक, हमको प्रेडिक्ट करने चाहिए। तो गियर 4 स्नेक मैन, जिसको हम लूफी के गियर्स का पीक समझ रहे थे, वो तो पीक था ही नहीं। पीक तो तुम्हें 6 अगस्त यानी कि कल देखने को मिलेगा, जब नीका बजाएगा ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। और उसी दिन ही तुम्हें गियर 5 पे एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो मेरे लिए भी स्पेशल है। जल्दी से मेरे यार कुछ 80K वगैरह करा दो, अब तो समय होने ही वाला है। पीक टू पीक एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का लिंक तुमको लेफ्ट और राइट में मिल जाएगा और तुम लोग उसको देख के खुद को कैचअप कर सकते हो सारे गियर से। यहाँ पे गियर्स का कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड मैं तुम लोगों से मिलूंगा वीक टू पीक एपिसोड 4 में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।